दोस्तों नमस्कार। युद्ध कोई शतरंज की बिसात होती नहीं है जिसमें वजीर और प्यादा कभी कभी एक बराबर दिखाई देने लग जाए। युद्ध तो दरअसल एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जिसकी ताकत, स्ट्रेटजी और बिसात तीनों मायने रखती है, और उसी के आसरे शायद ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का यह युद्ध उसी बिसात का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वह जुबान पर ला नहीं पाया। उसने जो वजह बताई, हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, और जो चाहता है, दोनों में अंतर है। यही परिस्थिति इजराइल के साथ है। और कमोवेश युद्ध के दौर में ईरान को भी समझ गया कि दरअसल जिस रास्ते वह युद्ध की दिशा के साथ जा रहा है, उसमें अब इस पूरे इलाके को लेकर, यानी मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया को लेकर, अब उसकी अपनी चालें बदलनी होगी। यानी अमेरिका दुनिया में किसी युद्ध में कूदे और उसके बाद उसके देश के सामने संकट इस तरीके से मंडराने लग जाए कि किसी भी तरीके से उसे सांस लेने की जगह चाहिए, तो फिर मान लीजिए अमेरिका यह युद्ध हार चुका है। अमेरिका आसमान में चाहे किंग हो, लेकिन जमीनी फौज के आसरे ईरान में अगर वह उतरेगा तो जाहिर है उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि अमेरिका के भीतर आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, राजनीतिक साख खत्म हो जाएगी, बजट का सवाल होगा, मरते हुए सैनिकों को लेकर गुस्से में हर अमेरिकी होगा। और यह सवाल बहुत मौकों पर बहुत तरीके से निकल गया है। कमोवेश इजराइल की भी यही स्थिति है। इजराइल इस पूरे इलाके में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। वह तो यह भी चाहता है कि दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी दादागिरी चलती है वो एक झटके में उस तक शिफ्ट हो जाए, यानी वही सबसे बड़ा ग्रेट इजराइल के तौर पर नजर नक्शे पर भी आने लग जाए। तो क्या अमेरिका की हार इजराइल को ताकत भी देती है? पहले राउंड में तो लगता है यह बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद की परिस्थिति जो ईरान के साथ जुड़ी है, उसमें ईरान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उस अस्तित्व का मतलब है कि उसका देश रहे या ना रहे, लेकिन उस परिस्थिति में अब उसको अपनी राजनीतिक विचारधारा और क्षेत्रीय संघर्ष के दौर में क्षेत्रीय ताकत बचाकर रखनी है। लेकिन इस दौर ने बिल्कुल नए नए तरीके से नए नए वजीर और नए नए प्यादों के साथ इस शतरंज में कुछ नए बिसात में कुछ अलग अलग हिस्से भी खड़े कर दिए जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो हुर्मुज़ रूट भी हो सकता है, वो यूरेनियम इनरिचमेंट भी हो सकता है, वो सैंक्शंस का हटाना और उसके बाद भरपाई की चाहत भी हो सकती है, वो रीजनल पावर कौन बनेगा, और इन सब के बीच जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबल तौर पर आई और उसने दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, वह ईरान के इर्द गिर्द घुमड़ेगी, इसे भी ईरान ने सोचा नहीं था। यानी एक ऐसी परिस्थिति, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे बनती चली गई जिसमें अमेरिका के जहन में जो ईरान के तेल पर कब्जा करना था, होर्मुज़ रूट पर कब्जा करना था, पेट्रो डॉलर के जरिए अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने की सोच थी, वही पेट्रो डॉलर जिसके जरिए उनकी मिलिट्री चलती है, और वही मिलिट्री जो दुनिया में सबसे ताकतवर होकर हर देश को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर अपनी बात मनवाने की दिशा में ले ही जाती है। लेकिन ईरान युद्ध ने सब कुछ डगमगा दिया, और यह एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें अमेरिका को एक प्यादा चाहिए था। उस प्यादे के आसरे वो वजीर का खेल खेलना चाहती थी, और वजीर वो था नहीं, वो प्यादा था। लेकिन उसने इस बात को एहसास किया कि उसकी शागिर्दगी तो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कई वजीरों के साथ है। जी, जरा इसको सरल कर दीजिए तो इस तरीके से समझिए कि अमेरिका हर हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता था, और यह जरूरत उसकी 20 दिनों के युद्ध के बाद ही शुरू हो गई, जब अमेरिका के भीतर सवाल उठने लगे। पेंटागन को $2 बिलियन चाहिए, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे। जो राजनीतिक लोकप्रियता थी उसमें 30% की गिरावट आ गई। मिड टर्म पोल को लेकर हार हर कोई रिपब्लिकन पार्टी की देखने लगा, और पूरा नाटो अलग हो गया यह कहते हुए कि यह हमारा युद्ध नहीं है। और यह सवाल जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
दूरस्थ देशों से भी उभरकर सामने आने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले थे, वह इकोनॉमी भी डगमगाती हुई दिखाई देने लगी, क्योंकि इस दौर में तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुनिया के ठहर गए। समुद्री इलाके से आवाजाही एक लिहाज से रुक सी गई, और जो हो रही थी उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट में मिनिमम 15%, मैक्सिमम 42% यह इजाफा हो गया। अमेरिका को इससे बाहर निकलना था। अमेरिका हर हाल में चाहता था कि कुछ दिनों के लिए सीज फायर हो। अपने तौर पर उसने सीज फायर 1 बार, 2 बार, 3 बार खुला ऐलान किया। चौथी बार भी 48 घंटे का ऐलान किया, लेकिन रास्ता नहीं निकला, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान कहीं बहुत मजबूती के साथ मैदान में न सिर्फ डटा था, बल्कि उसको जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मदद, सहयोग और वैचारिक तौर पर सहयोग मिल रहा था, उसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। सिर्फ चीन और रशिया नहीं, पूरा यूरोप उससे समझौता करने की दिशा में बढ़ने लगा। दुनिया के दूसरे वो तमाम देश जिनकी अपनी इकोनॉमी एनर्जी के आश्रय और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आश्रय होर्मुज़ रूट और समुद्र के भीतर बढ़ते हुए लॉजिस्टिक पर जाकर टिकी हुई थी, वह भी चाहने लगे युद्ध थम जाए, रुक जाए, या फिर उनके निशाने पर अमेरिका और इजराइल आ ही गए। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें फैसला ले तो कौन ले, तो शायद इसी नजरिए से एक सीज फायर का जो प्लान तैयार किया गया, उसमें 3 सवाल एक झटके में सीज फायर के ऐलान के बाद, जब यह कहा गया कि 8 तारीख को सीज फायर हो रहा है, 10 तारीख को बैठक होगी। यह बैठक इस्लामाबाद में होगी। 7 तारीख का मतलब, 8 तारीख का मतलब था अमेरिका में 7 तारीख की रात थी। समझौता उसी वक्त हुआ और कहा गया 10 तारीख को अब इस्लामाबाद में बैठक होगी, लेकिन यह तारीख इस्लामाबाद में 11 तारीख होगी, भारत में 11 तारीख होगी, तेहरान में 11 तारीख होगी, इजराइल में 11 ही तारीख होगी, लेकिन अमेरिका में 10 तारीख होगी। यानी अमेरिकी तारीख के मुताबिक बैठक का दिन, सीज फायर का दिन, सब कुछ तय हुआ और बैठक इस्लामाबाद में 11 तारीख को होनी है, जो 10 तारीख अमेरिका में होंगे। जब तारीख तक पर नजर और पकड़ अमेरिका की है, तो कौन सा ड्राफ्ट अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहकर थमाया, हर हाल में आपको समझौता कराना है, सीज फायर करवाना है, बातचीत की मेज पर ईरान को लेकर आना है, और आपको कोई बातचीत करने की जरूरत इजराइल के साथ नहीं है। इजराइल हमारी बात मानेगा। इससे पहले जब हमने कहा था कि आपने नेचुरल गैस फील्ड पर, जो साउथ फर्स्ट का इलाका है, वहां हमला क्यों किया, तो बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा था ठीक है, आप कह रहे हैं तो अब हम हमला नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा हमला भी हुआ, सीज फायर से लगभग 26 घंटे पहले। अब सवाल यह था कि वो इजराइल और वो पाकिस्तान, जो दोनों एक दूसरे देश को मान्यता देते ही नहीं है, दोनों की आंख एक दूसरे के सामने मिलती ही नहीं है, और इस युद्ध के 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर को समझौते के टेबल पर लाना है, इजराइल मायने नहीं रखता है। या फिर इजराइल को एक ऐसे वजीर के तौर पर अमेरिका ने रख रखा जो नजर तो प्यादा आए, लेकिन उसकी चाल वजीर वाली हो, और पाकिस्तान को एक प्यादे से वजीर यह सोचकर बनाया कि उसे लगना चाहिए कि वो वजीर है, लेकिन वह प्यादा ही बना रहे। इसी वजह से जिन बातों का जिक्र किया गया, वो बातें उन शर्तों में थी या नहीं थी, कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान कहता है वो थी, अमेरिका कह रहा है नहीं थी। ईरान कह रहा है वो सब कुछ था, इजराइल कह रहा है हम नहीं मानते हैं। इसके बाद चीजें कैसे चली, इस सिलसिले की नोक को जरा पकड़ने की अब कोशिश कीजिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, बात न्यूक्लियर हथियारों तक ना चली जाए, इन सब के बीच ग्लोबल इकोनॉमी डगमगा ना जाए, इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एनर्जी का जो संकट है, वो सिर्फ एनर्जी तक नहीं है, वह तो फूड तक पहुंचेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर का संकट भी गहराने लगा है।
और इन तमाम परिस्थिति में दुनिया नए नए अलाइनमेंट के साथ अब आने वाले वक्त में अपने व्यापार को, ट्रेड को, टैरिफ को और इकोनॉमी को लेकर नए रास्ते बनाने निकल पड़ी है। तो यह समझौता कोई आसान समझौता होना नहीं है, खासतौर से तब जब हमलावर देश दुनिया को यह दिखाई देने लग जाए कि वो हार रहे हैं और ईरान लगातार इस युद्ध को कहीं ज्यादा लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि वह अमेरिकियों की उस मानसिकता को जानता है जहां पर अमेरिका अगर लंबे युद्ध में शामिल रहे, उनकी अपनी इकोनॉमी महंगाई के आसरे डगमगाई, सैनिकों का मरना बढ़ गया, खर्च बढ़ता चला गया, तो फिर अमेरिकी इसको बर्दाश्त कर नहीं पाएगा और ट्रंप सत्ता कटघरे में एक झटके में खड़ी कर दी जाएगी, जो इस वक्त खड़ी भी है। लेकिन सवाल उस प्यादे और उस वजीर का था जो दोनों एक दूसरे को देखते नहीं है, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को जिन बातों को थमाया गया और जिन बातों का जिक्र ईरान ने 10 शर्तों के साथ किया, एक झटके में कहा गया कि ईरान की हर शर्त मान ली गई। एक झटके में कहा गया अमेरिका हर बात पे सहमत है। एक झटके में कहा गया अमेरिका ने जो कहा ईरान उस पर सहमत है। यह बात कैसे, किस रूप में निकल कर आई, यह इसलिए गौरतलब है क्योंकि अब इस सीजफायर की डील को लेकर ही एक बड़ी साजिश की बू हर किसी को नजर आने लगी है। हर कोई यह मान रहा है, आईआरजीसी, रेवोल्यूशनरी गार्ड कह रहे हैं कि इस दौर में हमें सीज फायर करना नहीं चाहिए था। अगर युद्ध लड़ते रहते तो परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन अब सीज फायर हो गया है तो बातचीत की मेज पर जाना पड़ेगा। और अमेरिका इस हकीकत को जानता है कि जब सीज फायर होता है तो उसे तोड़ने वाला देश खलनायक करार दे दिया जाता है। इसीलिए वो चाहते थे कि 48 घंटे का एक सीज फायर तो हो और उसके बाद बातचीत की मेज पर बैठे। लेकिन बातचीत की मेज पे जो पॉइंट होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे? ईरान शुरू से कहते चला आया कि उसको अमेरिका पर भरोसा नहीं है, उसे आज भी नहीं है। उसे इजराइल पर भरोसा नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हथियारों को लेकर या उसकी अपनी इकोनॉमी को संभालने को लेकर चीन ने बड़ी व्यापक मदद की। अब यहां पर दूसरा पेंच उठा कि अमेरिका जिन बातों का जिक्र कर रहा है, क्या उन्हीं हूबहू बातों का जिक्र पाकिस्तान ने चीन के दरवाजे पर जाकर कहा? क्योंकि इशहाक डार 31 मार्च को जब बीजिंग पहुंचे तो उन्होंने समझौते की जो लकीरें खींची और उसके बाद जो एक शांति प्रस्ताव 5 सूत्री निकल कर आया, उसमें पहली बार यह लगा कि अब अमेरिका के करीब खड़ा पाकिस्तान, ईरान के करीब खड़ा चीन, ये दोनों एक साथ अगर हैं तो रास्ता शायद निकल रहा है। लेकिन अगला सवाल यह था, जिन बातों का जिक्र पाकिस्तान चीन से कर रहा था उसमें क्या वाकई लेबनान नहीं था? उसमें क्या वाकई यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं था? उसमें क्या वाकई होमर्ज रूट पर कब्जे का जिक्र नहीं था? या होमर्ज रूट पर कब्जे का जिक्र तो था, लेकिन वह डॉलर और युआन के झगड़े के बीच में पेट्रो डॉलर की परिस्थिति नाजुक हो जाएगी, इसका जिक्र नहीं था। वो जो भी जिक्र जिस रूप में भी रहा हो, लेकिन इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए जब चीन ने ईरान से बातचीत शुरू की और एक भरोसा और आश्वासन दिया कि इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ताकत को बरकरार रखिए और अपनी बातों पर टिके रहिए और उन्हीं बातों का जिक्र बातचीत की टेबल पर होगा। लेकिन बातचीत की टेबल पर कौन सी बातचीत होगी, कौन से पॉइंट होंगे, यह सवाल और बड़ा हो गया। और बात निकलते निकलते क्यों गई यहां तक, हमें लगता है उससे पहले 2 चीजें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, व्हाइट हाउस ने कल खुलकर कहा, ईरान ने जो 10 पॉइंट दिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और उसके तुरंत बाद ईरान ने एक प्रस्ताव जारी करते हुए कहा कि जिन 3 बातों को लेकर सहमति हमारे जरिए बनाई गई थी, वो 3 बातों को लेकर इस सीज फायर में उसका हनन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? एक तरफ खुले तौर पर ऐलान, दूसरी तरफ कागज में लिखकर बताने का जिक्र। एक क्षण के लिए दोनों को एक साथ पहले देख लीजिए, तब इसकी असल कलई खुलेगी।
The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. दरअसल इन दोनों बातों के बीच में इजराइल खड़ा है। अगर आप इजराइल को माइनस कर देते हैं या यह सोचते हैं कि अमेरिका जो कहेगा इजराइल उसी रास्ते जाएगा, तो फिर यहां भी एक बड़ी भूल आप करते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ताकतवर देशों के बीच इजराइल की महत्ता ताकतवर देश के तौर पर तभी है जब अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और अमेरिका की जरूरत इजराइल क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है, यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि दरअसल पूरे वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के भीतर इस वक्त सिर्फ इजराइल ही अमेरिका के साथ खड़ा है खुलकर। और इजराइल की हर जरूरत पूरी करने का जिक्र अमेरिका की पार्लियामेंट तक के भीतर कई मौकों पर उठा है, कई दूसरे शासनाध्यक्षों के दौर में उठा है, वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, हर दौर में उठा है। तो सवाल यह था कि अगर लेबनान पर हमला जारी है और खुलकर इजराइल के प्रधानमंत्री यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हम तो लेबनान पर हमला करेंगे, हम तो हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे, और अमेरिका भी उसके बाद यह कहने से चूके नहीं कि जो प्रस्ताव हमारे पास आया उसमें तो जिक्र ही नहीं था, कि लेबनान का कोई जिक्र भी हो वह तो इस सीज फायर की टेबल पर कभी रखा ही नहीं गया। अब सवाल यह था, जो मध्यस्थ कर रहा है पाकिस्तान, उसने खुलकर कहा बिल्कुल नहीं। लेबनान का जिक्र तो था, अब इजराइल इसे नहीं मान रहा है, और इजराइल और पाकिस्तान के बीच 36 का आंकड़ा है। इसको बाखूबी अमेरिका जानता है। अमेरिका यह भी जानता है कि पाकिस्तान की बड़ी लंबी चौड़ी जमीन इजराइल की जमीन से लगती है, यानी सीमा मिलती है। वो यह भी जानता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नाटो की तर्ज पर पैक्ट कर रखा है। वह यह भी जानता है कि इस दौर में पाकिस्तान भारत से टकराते रहता है। वो यह भी जानता है कि भारत इस साल ब्रिक्स को हेड कर रहा है, और ब्रिक्स की खामोशी इस दौर में भारत की वजह से है। वो यह भी जानता है कि इस दौर में नई अलाइनमेंट की दिशा में यूरोपियन कंट्रीज और नाटो कंट्रीज बढ़ रहे हैं। वो यह भी जानता है कि इस दौर में पहली बार लेबनान को लेकर सिर्फ यूरोप ही नहीं, आवाजें तो दूर के देशों से भी आने लगी है। बकायदा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी सामने आ गए और कहने लगे, यह कैसा सीज फायर है जिसमें आप लेबनान का जिक्र नहीं करते हैं, लेबनान तो होना ही चाहिए। That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस बात का जिक्र करने लग जाएं तो समझ लीजिए यह ग्लोबल वार है, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालने वाला युद्ध है। नए अलाइनमेंट की जिक्र इसलिए बार बार हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अमेरिका के साथ क्वाड में था, और क्वाड इसलिए बनाया गया था कि चाइना का समुद्र में विस्तार ना हो, और उसमें जापान भी शामिल था। लेकिन जापान भी खुले तौर पर ईरान के साथ होमुर्ज रूट भर को लेकर नहीं, बल्कि इस युद्ध के मद्देनजर खड़ा भी नजर आया। यानी एक नई परिस्थिति दुनिया के सामने उस मौके पर है जिस मौके पर चंद घंटों के बाद इस सीज फायर के दौर में युद्ध आगे होगा या नहीं होगा, उसको लेकर बातचीत शुरू होने वाली है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा, यह कहते हुए हमारी उंगली ट्रिगर पर है। हम एक भी पॉइंट से पीछे हटेंगे नहीं जिन बातों का हमने जिक्र किया है। दूसरी तरफ इजराइल भी कह रहा है हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। हमारी ट्रिगर लेबनान की तरफ तो लगातार दबती रहेगी, लेकिन वह ईरान की तरफ तब तक नहीं दबेगी जब तक ये बातें खुलकर सामने आती नहीं है कि दरअसल अब सीज फायर या युद्ध की परिस्थिति। यानी ध्यान दीजिए तो इस दौर में हो क्या रहा है और इस सीज फायर को लेकर ही सवाल क्यों बड़े हैं। हो ये रहा है, इस वक्त अमेरिका और इजराइल कोई अटैक नहीं कर रहे हैं ईरान के ऊपर।
ईरान सीधे तौर पर अभी भी तेल अवीव को बख्शे हुए है। कुछ मिसाइलें दागी जरूर गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी एक राहत रियायत है। हालांकि उसने भी उंगली ट्रिगर रख रखी अपनी उंगली। और उसके बाद का सवाल यह है कि होमर्ज रूट रोक दिया गया है। 400 से ज्यादा ऑयल टैंकर वहां खड़े हैं, 200 से ज्यादा गैस टैंकर वहां पर खड़े हैं समुद्र के बीच में। और लेबनान पर अटैक यानी हिजबुल्लाह पर अटैक को ईरान खुद पर हमला मान रहा है और वो लगातार कह रहा है यह संभव नहीं है। सीज फायर भी और जंग भी, हम इसे जंग मानते हैं। तो सवाल शायद इस दौर में सबसे बड़े हैं, चीन को अमेरिका के जरिए पाकिस्तान ने क्या कहा? चीन ने पाकिस्तान से सुनकर ईरान को क्या कहा? ईरान ने जिन बातों का जिक्र किया उन बातों की पूरी कॉपी क्या अमेरिका के सामने रखी गई, पाकिस्तान ने रखी, या फिर जिस प्रस्ताव को लेकर वो गए उसमें से चंद प्रस्ताव को हटाकर अमेरिका ने तय किया कि जी नहीं ये होगा, और उसको भी बताने की जहमत ईरान तक पहुंचने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं आया। यानी जो मध्यस्थता के लिए वजीर था उसको दोबारा से प्यादा बना दिया गया, जो इस बातचीत में शरीक जिस इजराइल को किया ही नहीं गया था और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा था, अचानक इस सीज फायर के दौर में वह एक वजीर बन के उभर गया। इस बिसात के दोनों तीनों तरफ कोई भी खड़ा हो, लेकिन सवाल इस्लामाबाद के भीतर बातचीत को लेकर है और इस्लामाबाद से करीबी अमेरिका की। अगर आप पन्नों को पलटिएगा तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से जहन में आपके बहुत सारे सवाल आने लग जाएं। उस दौर में अमेरिका से निकटता, इस दौर में सीज फायर के लिए उसी को मध्यस्थता की दिशा में बढ़ाना, हालांकि साथ में तुर्की भी और मिस्र भी, उनका भी योगदान था, लेकिन उनका जिक्र इस दौर में बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि चीन तक पाकिस्तान ही पहुंच सकता है जिसकी अपनी इकोनॉमी को चीन संभाले हुए है। और चीन इस हकीकत को जानता है, इस दौर में हथियार और व्यापार, कूटनीति और सामरिक नीति और युद्ध के साथ साथ नए अलाइनमेंट कैसे बनेंगे और 21वीं सदी का असल कैप्टन कौन होगा, इस दिशा में चीन लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहा है, यह जानते समझते हुए कि दरअसल यह युद्ध अमेरिका को कमजोर करेगा। बावजूद इसके उसने सीज फायर की दिशा में कदम ईरान के बढ़वा दिए। अब लेबनान को लेकर जो संकट और सवाल थे उसमें हमें लगता है यूनाइटेड नेशन के भीतर जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने लेबनान के ऊपर हो रहे हमलों का विरोध किया, खुलकर किया। Lebanon needs a period of calm to pursue its objectives of peace and stability. The renewed escalation and hostilities are a matter of great concern. They threaten far more than infrastructure. They endanger civilian life and risk reversing the fragile political and security progress Lebanon had begun to make preceding the current crisis. In this context, allow me to make 4 points. First, Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity, and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in. इसमें दो मत नहीं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति के इस क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर उभरा है या एक परिपक्व तरीके से उसने दुनिया के सामने जो युद्ध का संकट था उसे टलवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन अब सवाल है कि हर प्लेयर की जरूरत क्या है। पाकिस्तान की जरूरत अपनी आर्थिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना है, नई कूटनीति के रास्ते डूबती हुई साख को बचाना है। अमेरिका के वो करीब आया है, उससे उसे लाभ चाहिए। कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी भरपाई चाहिए। लेकिन सवाल है वो युद्ध के प्लेयर नहीं है, युद्ध का प्लेयर तो इजराइल है। इजराइल ये मानकर चलता है कि दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी डोमिनेंसी है, वो चाहे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, जो भी देश है इन पर है, वो क्यों नहीं इजराइल पर निर्भर हो और एक नए तरीके से सबसे बड़े रीजनल पावर के तौर पर इजराइल को मान्यता मिडिल ईस्ट के तमाम देश दे डालें। और यह उसके लिए फायदेमंद भी होगा कि अगर अमेरिका कमजोर होता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वजीर के तौर पर इजराइल की मौजूदगी हमेशा से रहती है, तो यह नेतान्याहू के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगी। लेकिन इस युद्ध में जब वो ईरान के सामने खड़ा हुआ तो डगमगाता हुआ दिखाई दिया। शहर दर शहर बर्बाद होते हुए दिखाई दिए। शहर बर्बाद ईरान के भी हुए हैं,
लेकिन ईरान ने इस युद्ध से जो सीखा उसमें समझ गया अब वो रीजनल पावर हो सकता है। अब उस पर से सैंक्शंस हटाए जा सकते हैं। दुनिया की इकोनॉमी को संभालने के लिए जिस होर्मुज रूट की इतनी जरूरत है, इसकी कल्पना उन्होंने अपने यहां नहीं की थी, तो अब IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके हवाले पूरा होर्मुज रूट है। और वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब हमें सीज फायर को सिर्फ तब तक देखना चाहिए जब तक हमारे 10 पॉइंट पर सहमति ना हो। बाकी किसी को भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौर में अगर आप रीजनल पावर बनते हैं और अमेरिका को उसके घर में लंबा युद्ध खींचकर बैठा देते हैं, तो यूं ही सारे देश आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, जैसे अभी होर्मुज रूट को लेकर हुए हैं। और तीसरी तरफ अमेरिका है जो इस हकीकत को जानता है कि अगर पेट्रो डॉलर ढह गया तो पैसा सवाल टैक्स पेयर का नहीं है, सवाल तो यह है कि दुनिया से जो उसकी कमाई डॉलर के जरिए हो रही है वो थम जाएगी और वो इकोनॉमी का सदमा बर्दाश्त मौजूदा राजनीतिक सत्ता हार के ही कर पाएगी। मिलिट्री को मिलने वाली इतनी पूंजी, पैसा, सब कुछ एक झटके में ठहर जाएगा। जितना पैसा खर्च मिलिट्री पर होता है अमेरिका के भीतर और उसके जरिए जिस टेक्नोलॉजी पर काम होता है, वो सब कुछ रुक जाएगा, यानी दादागिरी ठहर जाएगी, थम जाएगी। इसीलिए नजरें दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाली उस एनर्जी पर है जिसकी इस वक्त ईरान जिसके ऊपर बैठा हुआ है। तो उसके लिए यह लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। वापस जाना उसकी अपनी अंतर्विरोध का हिस्सा है और इन सब के बीच जीत हार से हटकर सिवाय इसके कि उसका वर्चस्व कैसे बना रहे, अब वो इसे देख रहा है। इसीलिए पहली बार एक सीज फायर का हेरफेर, उसमें लिखे गए दस्तावेज की शर्तों का हेरफेर अमेरिका नहीं मान रहा है। पाकिस्तान सिर्फ समझौते की टेबल पर लाने की मजबूरी के तहत यह काम कर रहा है। चीन को लगने लगा है अब 21वीं सदी का असल कप्तान वही होगा और ईरान अब इस हकीकत को जान चुका है कि अपनी उंगली ट्रिगर से हटानी नहीं है, क्योंकि सीज फायर इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध का एक हथियार बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।